दोस्तों, एक लड़का अपनी दोस्त की शादी में फॉर्च्यूनर लेकर बारात जाता है और जाते ही वहां पर छा जाता है। हर तरफ उसी के जलवे होते हैं, क्योंकि वो वहां पर पहुंचते ही नाऊ को 10,000 दे दिया, पंडित जी को 10,000 दे दिया। जयमाल स्टेज पर जो है वहां पर भी पैसे लुटा देता है। जो ऑर्केस्ट्रा वाली थी उन पर भी रुपयों की बरसात कर देता है। जो दूल्हे की सालियां थी उनको तो माला माल कर देता है। अब दोस्तों, यही सब देखकर जहां पर वहां के लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, लड़कियां भी उसको चाहने लगती हैं, वहीं पर दोस्तों कुछ गांव के लड़के थे जिनकी नज़र में वो खटकने लगता है, चुभने लगता है। क्योंकि जो महफिल वो लोग लूटना चाहते थे दोस्तों, वो महफिल दूल्हे का दोस्त लूट लेता है और इसलिए वो लोग उससे मारपीट कर लेते हैं। उस पर जो है एक महिला के इज्जत को बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब दोस्तों, फॉर्च्यूनर लेकर गया था वो लड़का भौकाल जमाने के लिए, लेकिन दोस्तों उसकी इज्जत की लोग धज्जियां उड़ा देते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की। एक लड़का जिसका नाम ब्रजेश होता है, उसकी शादी कन्नौज की एक लड़की से तय होती है। उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम विजय होता है। अब दोस्तों, उसने एक नई नई फॉर्च्यूनर कार खरीदी थी, तो अपनी कार लेकर वो ब्रजेश के घर पे आता है कि दोस्त की शादी में अपनी कार लेकर जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अब जब आता है तो सारे लोग बारात को विदा कर रही थी, औरतें नाच गा रही थीं। जैसे देवी देवताओं के स्थान का पूजा पाठ होता है, तो वहीं पर वो लोग घूम टहल रहे थे। तो दोस्तों, ये जो है धीरे से एक 10,000 की गड्डी निकालता है, 100 की नोट की, और वहां पर वो उड़ा देता है। अब दोस्तों, जब लोग देखते हैं कि 100 के नोट उड़ रहे हैं, तो लोगों के बीच में जो है हुड़दंग मच जाता है उस पैसों को लूटने के लिए, और बुरी तरीके से अफरा तफरी मच जाती है। धक्का मुक्की में ना जाने कितने लोगों को चोट आती हैं। कुछ लुटेरी जो महिलाएं थीं, लुटेरी महिलाएं मतलब जो उस समय पैसा लूटने वाली जो महिलाएं थीं, वहां पर जो नाच गा रही थीं, वो भी पैसा लूटने लगती हैं। उनके कपड़े तक गंदे हो जाते हैं और दोस्तों 10-15 मिनट तक सारा प्रोग्राम ठप हो जाता है। तभी ब्रजेश उससे कहता है कि यार, ये कौन सा तरीका है यार, लोग 10-20 रुपए उड़ाते हैं, तू 100-200 उड़ा दे। पूरा 10,000 की यार गड्डी लुटा दिया। और इस तरीके से यार देख, धक्का मुक्की में फूफा जी को चोट लग गई, रुपए लूटने के चक्कर में लोग उनको कुचल दिए। तो विजय बोलता है, यार फूफा जी को पैसा लूटने की क्या जरूरत थी यार, मैं तो बच्चों के लिए और महिलाएं जो नाच रही थी उनके लिए लुटाया था। तो ब्रजेश कहता है, यार इस तरीके से तू लुटाएगा तो फूफा क्या, मैं भी गाड़ी से उतर कर लूटने लगूंगा, ऐसे भी भला कोई लुटाता है। तो बोलता है, यार कोई बात नहीं, ध्यान रखूंगा। लेकिन दोस्तों, बारात निकलते निकलते वो 10-20 हजार रुपये और लुटा देता है। और उसके बाद जब वो बारात में पहुंचता है, वहां पर लड़की के घर पर पहुंचता है, तो दोस्तों द्वार पूजा होता है। और उसके बाद जब पंडित जी बोलते हैं कि दक्षिणा हमारा दीजिए, तो दोस्तों दक्षिणा के नाम पर फिर वो एक गड्डी निकालता है 10,000 की और पंडित जी को दे देता है। पंडित जी जैसे हाथ में लेते हैं तो उसका मुंह ताकने लगते हैं। इसके अलावा जितने भी वहां पर द्वार पूजा में लड़की वाले लोग थे, सारे लोग और ये लोग भी उसका मुंह ताकने लगते हैं। पंडित जी कहते हैं कि बेटा ये क्या है? बोलता, बस पंडित जी रखिए, आपका दक्षिणा है। अब दोस्तों, जो नाऊ ठाकुर थे वहां पर, उन्होंने बोला कि मुझे भी दक्षिणा चाहिए कुछ। तो इन्होंने बोला, कितना चाहिए आपको? वो बोले कि होता तो है पंडित जी के बराबर, लेकिन अब आपकी जो इच्छा है वो दे दीजिए। फिर वो दोस्तों उन्हें भी एक गड्डी दे देता है, कहता है जब बराबर है तो बराबर लीजिए। अब सारे लोग जो है उस बेचारे नाव ठाकुर के ऊपर जो है आपत्ति दर्ज करने लगते हैं। कहते हैं कि अरे इसका ऐसे कैसे होता है, 100 रुपये का तो इसका काम है। लेकिन दोस्तों उसने कहा, कोई बात नहीं, जब पंडित जी के बराबर इनको चाहिए तो जो दे दिया दे दिया, क्या दिक्कत है आप लोगों की, मैंने दिया ना। अब दोस्तों वहाँ से सारे लोग द्वार पूजा का रस्म खत्म होता है, जयमाल स्टेज की तरफ जाते हैं। लेकिन अब हर किसी की नज़र जो है वो विजय के ऊपर रहती है, क्योंकि दोस्तों वो लग भी रहा था वैसे ही। अब दोस्तों जब जयमाल की बारी आती है तो स्टेज पर एक कुर्सी लगाकर विजय बैठ जाता है। अब सारे फालतू लोगों को स्टेज पर से हटाया जाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की भाई आप भी चलो यहाँ से। वो वहीं पर कुर्सी लेकर बैठ जाता है। अब जयमाल का रस्म हुआ, उसके बाद लोग आशीर्वाद देने आए। तो जो कुछ लड़कियां थी दुल्हन की तरफ से, तो वो जो है थाली में फूल लेकर जो भी जाते थे उनके ऊपर ऐसे बरसाती थी फूल। तो वहाँ पर बैठा था विजय, उसके ऊपर भी बरसा देती थी। और बदले में दोस्तों उसने कहा, यार इतना मेहनत तुम लोग कर रहे हो तो मैं भी कुछ फर्ज बनता है। वो दोस्तों उनके ऊपर फिर रुपए लुटा देता है। अब जब रुपया लुटता देख तो और कुछ लड़कियां आ जाती हैं।
अब वो उसके ऊपर फूल लुटाते हैं, उनके ऊपर पैसे लुटाता है। इस तरीके से दोस्तों लोग मजा भी ले रहे थे, लोगों को मजा भी आ रहा था ये सब देखने में। लेकिन दोस्तों बस वही बात है कि 2-3 लड़के वहां पर थे जिनका माहौल खराब हो रहा था, जो कि खुद हवाबाजी करने आए थे, लेकिन अब उनका चारा चल नहीं रहा था। अब दोस्तों जो विजय था वो उन लोगों को विलेन की तरह लगता है। वो कहते हैं कि यार इस तरीके से ये बहुत बदतमीजी कर रहा है और इसको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वो रुपए लुटाया जा रहा था, लुटाया जा रहा था। और इधर जो है फिर एक आशीर्वाद देने वालों में एक महिला आती है, तो उसको लेकर बवाल हो जाता है। सारी महिलाएं कहती हैं कि अरे ये कहाँ से आ गई, इनको यहाँ से हटाओ, और इनकी क्या ज़रूरत है यहाँ पर। तो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए प्रोग्राम रुक जाता है। फिर विजय जाता है वहाँ पर, कहता है भाई क्या बात है। ब्रिजेश कहता है यार जरा देख क्या बात है। तो कहता है कि हाँ क्या हुआ। अब उसे सारा बात पता चलता है कि एक विधवा जो है स्टेज पर आ गई है, आशीर्वाद देना चाहती है, लेकिन उसके आशीर्वाद की ज़रूरत है नहीं, उसको लोग हटा रहे हैं। तो सारी बात समझता है। दरअसल वो जो महिला होती है वो उसी दुल्हन की भाभी होती है। अब चूंकि 1 साल पहले उसके पति की मौत हो जाती है तो इसलिए वो विधवा थी, लेकिन उसी घर में रहती थी वो, और इसीलिए वो आशीर्वाद देने आई थी और इसी शादी के लिए रुकी भी थी। इसी शादी के बाद वो अपने मायके चली जाती। लेकिन जो है जब वो आशीर्वाद देने आती है तो लोग आपत्ति उस पर जताते हैं। विजय कहता है कि ये कौन सी बात है, अगर ये आशीर्वाद देना चाहती तो इनको आशीर्वाद देने दीजिए, और वैसे भी ये जो लड़की की भाभी है इनका फर्ज बनता है। अब वो सबको वहाँ से हटाता है और कैमरामैन को कहता है कि भाई जरा ढंग से फोटो खींचना यार, सबसे सुंदर मेरे ख्याल से इन्हीं की फोटो आएगी। अब वो माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है, और जब देखता है कि वो अकेले खड़ी हैं, उनके साथ कोई नहीं था, उनके घर की कोई महिला भी नहीं थी, तो दोस्तों वो उस लेडीज़ के बगल में खड़ा हो जाता है। दोस्तों उस लेडीज़ का नाम मंजू होता है। वो उसके बगल में खड़ा हो जाता है और कैमरामैन से बोलता है हाँ भाई फोटो खींचो, ढंग से खींचना। दोस्तों उसके बाद जो है मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि शायद उसे अपने पति की याद आ जाती है। और उसके बाद फिर वो अपना काम करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो आकर उसी जगह पर बैठ जाता है और फिर जैसे चल रहा था वैसे चलने लगता है। तभी ये जो तीनों लड़के थे जिनके नज़र में विजय चुभ रहा था, वो स्टेज पर चले जाते हैं और उसके बाद विजय से झड़प करने लगते हैं। कहते हैं तू लौंडियाबाजी कर रहा है, और तू जो है यहाँ पर नवाब लगा है क्या जो स्टेज पर बैठा है कुर्सी लगाकर, और कोई तो नहीं बैठा है। अब दोस्तों उसके समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अब तभी जो ब्रिजेश था वो अपने सामने ही उसके ससुर खड़े थे, उसका और एक साला था जो उसी लड़की के बराबर की उम्र का था, उसको बुलाता है और कहता है कि देखो वो लोग क्या, उनको क्या प्रॉब्लम है, मेरे दोस्त के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जरा माहौल वहाँ पर शांत कराइए। अब दोस्तों वो लोग आते हैं, कुछ और लोग आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ भाई क्या हुआ। तो ये लड़के कहते हैं कि देखो ये लौंडियाबाजी कर रहा है और रुपए दिखा रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है। अब गांव वाले जो थे, जो उनके घर के लोग थे, वो इन लड़कों को जानते थे, इनके रिश्तेदार में ही थे, भाई पटीदार के वो बच्चे थे। तो वो कहते हैं विजय से कि देखो ऐसे तो इनकी कोई इज्जत है नहीं, लेकिन फिर भी इनकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि हम तो जानते हैं इनको अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी अगर इनकी बेइज्जती हो रही है तो अब बेटा अगर ये आप काम करोगे इस तरीके से तो मेरे ख्याल से जयमाल का ही प्रोग्राम सुबह तक चलता रहेगा। तो ये सब बंद करो और उसके बाद चलो खाना वगैरह खाओ, भी शादी भी करनी है। तो बोलता हाँ भाई चलो ठीक है। अब वहाँ से दोस्तों वो जो है नीचे उतर जाता है और उसके बाद जयमाल का प्रोग्राम पूरा हो जाता है। अब उसके बाद जो ब्रिजेश था वो वापस बारात में चला जाता है, विजय भी चला जाता है, सारे लोग चले जाते हैं, और फिर 1 घंटे बाद शादी होनी थी। लेकिन वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम था, 4-5 लड़कियाँ डांस कर रही थीं। तो जैसे वो देखती हैं कि दूल्हा आ गया, सारे लोग आ गए, तो वो कहती हैं कि फॉर्च्यूनर वाले जो बाबू हैं जरा हम पर भी ध्यान दे देंगे, हम भी गरीब लोग हैं। तो दोस्तों विजय वहाँ भी जाता है और उनके ऊपर भी 10-20 हज़ार रुपये लुटा देता है। अब दोस्तों वो भी खुश हो जाती हैं, उसे दुआ भी देती हैं, और उसके बाद ये होता है कि चलो अब शादी करना है। तो विजय जब शादी करने आता है तो उसके साथ विजय भी आ जाता है, कुछ और बड़े बुजुर्ग जो थे जिनकी देखरेख में शादी होनी थी, जिम्मेदार जो लोग थे, वो भी कुल मिला के 8-10 लोग आ जाते हैं। और घर के बीच में आंगन था, आंगन में मंडप लगा था, और वहीं पर सबको बाइज्जत बिठाया जाता है। लड़की वाले और लड़के वाले दोनों तरफ के लोग वहाँ पर बैठते हैं, और विजय की भी एक चेयर लगा दी जाती है। वो बोलता है भाई मैं तो किनारे ही बैठूंगा। वो दोस्तों एक किनारे अपना बैठ जाता है, वहीं बैठता है जहाँ पर वो मंजू थी जो कि विधवा भाभी थी, वो भी एक पीढ़ा लगा के बैठी हुई थी। अब शादी की रस्म शुरू होती है, लेकिन जितने भी सामान थे, जितनी भी जिम्मेदारी थी,
अगरबत्ती कपूर से लेकर दूध दही तक जो भी कुछ था, सारी जिम्मेदारी मंजू के ऊपर थी। कुछ भी घटता तो उसी से लोग मांगते और वो जल्दी से लाकर दे भी देती थी। सारा कुछ उसी के ऊपर था। इसके अलावा जो रिश्तेदार थे, किसी को सोने की व्यवस्था नहीं है तो आके बोलता था कि अरे जरा सोने की व्यवस्था कर दो, उनका भी जाकर इंतजाम करती। कोई आता बोलता कि भाभी एक प्लेट खाना ले आते, हमने खाना नहीं खाया, उनको खाना ला कर देती। कोई आता अपने बच्चे को लेकर, अरे रो रहा है कुछ खाने का रखी हो तो दे दो, उसको भी खाना देती। उसने एक कमरे में जितने भी प्रकार के खाने बने थे सारा थोड़ा थोड़ा मंगा के रख लिया था, क्योंकि उसको पता था कि अगर किसी को कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे ही मांगेगा। ये सब उसी की जिम्मेदारी थी। तो सब कुछ वो लाकर दे रही थी। और उसी आंगन में उसकी जो सास थी, यानी कि जो लड़की की माँ थी, वो भी बैठी थी। उसकी और दो छोटी छोटी नंदे थीं, वो भी बैठी थीं। उसका देवर भी था, वो भी बैठा था। और बाकी सारी रिश्तेदार की महिलाएं थी, वो भी बैठी थीं। लेकिन और किसी को किसी काम से कोई मतलब नहीं था। सारा कुछ जो है वो मंजू ही देख रही थी। अब दोस्तों विजय उसको देखता है कि बहुत परेशान है, इतना कुछ काम कर रही हैं। फिर वो जो है उससे कहता है कि आपने खाना खाया? तो वो कहती है कि नहीं, मेरा क्या, मैं तो खा ही लूँगी। तो बोलता है कि कब खाओगी? अब वो ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहती थी तो चुपचाप बैठ जाती, कोई जवाब नहीं देती। फिर विजय कहता है कि मैंने भी नहीं खाया। तो वो कहती है कि आपने क्यों नहीं खाया? तो कहता है कि इसलिए कि मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं सोचा कि दूल्हा जब खाएगा, मेरा दोस्त खाएगा तो उसके साथ खा लूँगा। अभी तक उसे ही खाना नहीं मिला तो मैं कैसे खाऊँगा? तो बोलती है कि वो तो शादी उनकी हो रही है और उनको खाना तो शादी होने के बाद ही मिलेगा, यानी कि उनको तो कल ही अब खाना मिलेगा, तो आप तो भूखे रह जाएंगे। तो बोला कि भाई ऐसी बात है तो भूखा तो रहना ही पड़ेगा। फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं ले आती हूँ, खा लो। तो कहता है कि मैं कोई घराती हूँ क्या जो आप मेरे लिए खाना लाओगी? आपके घर का थोड़ी हूँ। कहती है कोई बात नहीं, आप तो मुझे दोनों तरफ के ही लगते हैं, घराती भी और बाराती भी। बोलता है लेकिन किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? बोलती है क्या बुरा लगेगा, आप दूल्हे के दोस्त हैं और हमारा फर्ज है कि आपकी हम इज्जत करें, तो इसमें किसी को बुरा तो लगना नहीं चाहिए। फिलहाल मैं खाना ले आती हूँ। अब दोस्तों उठती है और एक थाली में अच्छे से परोस के सब कुछ ले आती है और उसके बाद एक स्टूल पर रख देती है, उसके सामने कर देती है। अब जब सारे लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो विजय को खाना मिल रहा है, तो ब्रजेश जो की जिसकी शादी हो रही थी, वो कहता है क्या भाई अकेले अकेले? तो कहता है क्या करूँ यार, तुम्हारे चक्कर में तो मुझे भी भूख से चक्कर लग रहे हैं। अब आओ खा लो, बाद में शादी कर लेना। तो कहता है भाई खाओ यार, मेरे नसीब में कहाँ खाना है। बोलता है हाँ भाई, तुम्हारी नसीब तो खराब ही है, चलो नसीब को बदल लेते हैं। अब सारे लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद फिर अब वो खाने लगता है। लेकिन अब चूंकि बगल में जो मंजू थी वो बैठी थी, तो उसे इशारे में कहता है, एक निवाला तोड़ के कहता है लो तुम भी खा लो। वो कहती है कि मैं नहीं खाऊंगी वरना मुझे नींद आने लगेगी। लेकिन वो कहता है नहीं खा लो। अब दोस्तों उसके मुंह के तरफ वो हाथ कर रखा था, वो सोचती है कि कोई देख लेगा तो भी बदनामी होगी। अब दोस्तों वो खा लेती है और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे एक दो निवाला खिला देता है। अब दोस्तों जहां विजय को मंजू से प्यार हो जाता है, वही मंजू को भी कुछ अपनापन सा लगने लगता है। वो दोस्तों उसके तरफ देखती है, वो उसको देखता है और इस तरीके से शादी की रस्म चलती हैं। कॉफ़ी चाय वगैरह बनता है, सब कुछ होता है। अब दोस्तों वो लड़के भी वहीं पर थे जिनसे कुछ देर पहले झड़प हुई थी। तो उनमें से एक लड़का जो है इनके ऊपर बहुत बारीकी नज़र रख रहा था। वो जो है मोबाइल से ना जाने कैसे फोटो खींच लेता है कि जब विजय जो है वो मंजू को खाना खिला रहा था, निवाला उसके मुंह में डाल रहा था। अब दोस्तों वो मोबाइल में फ़ोटो खींच लेता है। उसके बाद हंगामा कर देता है, बोलता है कि देखो ये क्या कर रहा है, इसकी हरकतें देखो आप लोग। अब दोस्तों जो मंजू थी वो तो डर जाती है। जो विजय था वो कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, खाना ही तो खिला रहा हूँ, कौन सा कुछ और खिला रहा हूँ। अब सारे लोग जो है भड़क जाते हैं। कुछ लोग जो है कहते हैं भाई ऐसा मत करो। लेकिन दोस्तों अब जो मंजू थी वो जो है उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उसकी बेइज्जती होती है। उसकी सास भी कहती है और उसके जो भी अन्य रिश्तेदार थे कुछ लोग उसी की ही गलती देते हैं। अब दोस्तों वो जो है उसकी जो बनी बनाई इज्जत थी, जो इतने उसने इतना मेहनत किया था, दोस्तों उस पर पानी फिर जाता है। अब फिलहाल इसकी भी बेइज्जती होती है और उसके बाद वो जो है उसके कुछ ही देर बाद शादी की रस्म पूरी हो जाती है। ये सारे लोग चले आते हैं फिर से वापस बारात में। अब लोग कहते हैं यार तुझे इस तरीके से करने की क्या ज़रूरत थी। और तो बोला यार क्या करूं, मुझे उसके ऊपर दया लग रही थी, उसने खाया नहीं था,
उसने बोला कि मैं 2-3 रातों से सोई नहीं हूँ, ठीक से खाना नहीं हो पा रहा है, पानी नहीं हो पा रहा है। मैं सोचा चलो ये भी खा ले। तो बोला यार गजब है तू, अब उसकी कितनी बेइज्जती हो गई। फिर वो बोला यार फिर वो कैसी हैं, आखिर क्या है उनका, कुछ बता उनके बारे में। तो बोलती है कि यार वो मेरी वाइफ की भाभी है। 2 साल पहले इसके भाई ने शादी करी थी और 1 साल पहले उसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तब से ये बेचारी अकेली है, इतनी सीधी है। और अब क्या करें, हमारी शादी के लिए ही ये रुकी हुई है। इस शादी के बाद जो है ये अपने घर चली जाएगी, इसके माता पिता कहीं इसकी शादी करेंगे। लेकिन बस इसी शादी की वजह से ये इस घर के जिम्मेदारियों को उठाते हुए यहाँ पर रुकी हुई थी। तो विजय कहता है यार अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो तू क्या कहता है। तो दोस्तों वो हैरान हो जाता है, कहता है यार ठीक है, मान लिया कि ये विधवा है, लेकिन इससे अच्छी लड़की तो कोई मिल नहीं सकती। और अपने मम्मी से पूछ ले अगर आंटी मान जाती हैं, क्योंकि वही मानेंगी तभी होगा। तो बोला यार वो तो मान ही जाएंगी, लेकिन यार मैं क्या बताऊं, मुझे वाकई में बहुत पसंद है। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए जो कि एकदम जिम्मेदार हो, और उसकी सादगी देख कैसी है, सब कुछ उससे बयां करता है। तो बोलता है भाई ठीक है, जब मेरी यहाँ से पत्नी जाएगी मेरे घर पे तो मैं उससे बात करूँगा तेरे और उसके शादी के बारे में। यार वाकई में बहुत अच्छी लड़की है। दोस्तों इसके बाद जो है जूता छिपाई का रस्म होता है। जो सालियाँ थी वो कहती हैं 51,000 चाहिए। ब्रिजेश कहता है अरे यार इसको देखकर पैसे तुम लोग मत मांगो, मैं जो है गरीब हूँ, इसकी तरह अमीर थोड़ी हूँ। सालियाँ कहती हैं कोई बात नहीं, आपका दोस्त अमीर है तो उसी से पैसे ले लो। तो कहता है अगर इतने पैसे चाहिए तो इसी के जूते चुरा लो। वो कहता है कि मेरे जूते चुराओगे, दुल्हन ये ले जाएगा, जूते मेरे चुराओगे। तो इस तरीके से खूब हंसी मजाक होता है। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग आते हैं कहते हैं यार कुछ दे लेके ख़त्म करो बाबू, क्यों इतना जो है तुम लोग टाइम बिता रहे हो, बहुत काम है। तो दोस्तों जो है फिलहाल जो ब्रिजेश के पिताजी थे 11,000 रुपया देते हैं और ब्रिजेश के जूते वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन वहाँ भी जो था विजय वो उनको वो पैसे दे ही देता है जो वो मांग रही थी 51,000 रुपये, उनको दे देता है। कहता है लो यार खुश रहो। अब जब बारात में आता है तो बोलता है ब्रिजेश यार तू इतने पैसे लुटा दिया यार, बता ये कोई बात है। तो बोलता है यार कोई बात नहीं यार, जो कमाते हैं उसका 10-20% कम से कम दान करना चाहिए। और ये लोग देख कितने खुश होते हैं पैसे पाकर, तो कोई बात नहीं, मैंने कोई ऐसे नहीं लुटाए हैं, उनको ज़रूरत थी उनको दे दिया, क्या दिक्कत हो गई। अब दोस्तों उसके बाद दुल्हन की विदाई होती है। लेकिन जैसा कि विजय ने उससे कहा था और ब्रिजेश ने विजय से कहा था कि मैं अपनी वाइफ से बात करूंगा, तो घर जाके वो अपनी पत्नी से बात करता है। दोस्तों उसकी पत्नी का नाम छाया होता है। छाया से कहता है कि छाया वो जो मेरा दोस्त था सारी बात बताता है कि वो शादी करने के लिए कह रहा था, बहुत अच्छा है और शेयर मार्केट का एक्सपर्ट है, अकाउंट की पढ़ाई कर रखी है और बहुत ही अच्छा लड़का है, महीने में 4-6 लाख रुपए कमा भी लेता है और लोगों का दिल खोल के मदद करता है। उसके पिताजी भी अमीर थे तो खानदानी पैसा उसके पास है, प्रॉपर्टी है और उसके पास 2-3 कारें हैं। उसकी माँ भी बहुत सीधी हैं, पिताजी नहीं हैं अब इस दुनिया में, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। तो वो भाभी से शादी करने के लिए कह रहा था, मंजू से। तो तुम्हारा क्या विचार है। अब दोस्तों जैसे ही छाया ये बात सुनती है वो चिढ़ जाती है, कहती है कि अगर तुम्हें शादी करवानी ही है तो आप जो है मेरी जो छोटी बहनें हैं दो, उनमें से एक का करवा दो, भाभी का क्यों करवा रहे हो। तो अपने घर जाएगी, उसके पिताजी उसके जिम्मेदार हैं, वो लोग उसकी शादी करेंगे और मेरे भाई को तो खा गई। दोस्तों उसके बारे में उल्टा सीधा कहने लगी। वो बोली कि अगर शादी कराना हो तो मेरी बहन का कराना, वरना इस बीच में मत पड़ना। अब दोस्तों इतना सुनते ही ब्रिजेश चुप हो जाता है, कहता है कि अब इससे ज़्यादा बोलने का मतलब कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपनी ही शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करना। वो चुप रहने में अपनी भलाई समझता है और उसके बाद विजय से कहता है कि यार देख ये तो कह रही है कि मेरे साली से तू शादी कर ले। वो बोलता है यार तेरे साली से शादी नहीं करना मुझे, वहीं बैठी थी एक गिलास चाय तक किसी को नहीं दे रही थी, मुझे तो उसी से करना है भाई, मुझे उसी से प्यार है। फिर विजय बोला फिर तूने क्या बोला। तो बोला यार मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। अब वो जो है अपने माता पिता के घर जाने वाली है, तो तू उसके घर चल के हम लोग अप्रोच करेंगे। अब दोस्तों ऐसे ही होता है, जब वहाँ से मंजू अपने घर चली जाती है, उसके बाद ये जो विजय की माँ थी, इसके रिश्तेदार थे, ये लोग जो है जाते हैं और वहाँ पर मंजू का हाथ मांगते हैं विजय के लिए। जब मंजू सुनती है कि ये वही लड़का है, उसी लड़के की ये माँ है, उसी के ये रिश्तेदार हैं,
कि जो मुझसे शादी करने की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों वो खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगती है। और उसके बाद क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं विजय से प्यार हो गया था। अब दोस्तों उसके बाद जो है बात बनती है, और दोस्तों इसी साल फरवरी महीने में विजय और मंजू की साधारण तरीके से एक मंदिर में शादी होती है। और दोस्तों तब से लेकर आज तक 8-9 महीने हो गए दोनों की शादी को। दोनों पति पत्नी बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।